तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट करना था हम लोगों का, पैरेलल ऑपरेशन तक हो चुके थे, ठीक है। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो दिस वन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो रिसेंटली आप देखते होंगे जहाँ भी आपके पावर ट्रांसफार्मर्स हैं 100 MVA, 160 MVA, 200 MVA, 315 MVA, 500 MVA, 1000 MVA के एवरीवेयर आप द एप्लीकेबिलिटी देखोगे वहाँ पे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप अपने घर का देखोगे, जिसको आप लोग स्टेबलाइज़र बोलते हो, जो वोल्टेज स्टेबलाइज़ करता है आपके घर के डोमेस्टिक एप्लायंसेस के लिए, कि वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज जो पावर सेक्टर का वो कम से कम इफेक्टेबल हो आपके घरों पे, क्योंकि आपके घरों का जो हाउस होल्ड डोमेस्टिक एप्लायंसेस है दे आर उनका जो परफॉर्मेंस होता है डिटेरिएट्स हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने पे वोल्टेज का, उनका परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ उनकी एज भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो देयरफॉर घर पे भी आप देखोगे वहाँ भी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइज़र जिसको बोलते हो आप लोग, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसके द्वारा हम सिंगल वाइंडिंग, वन वाइंडिंग से ही पावर को, प्राइमरी पावर को सेकेंडरी साइड में डिलीवर करते हैं, ठीक है। और यह वह ट्रांसफार्मर है जो दोनों मीडियम से पावर को डिलीवर करेगा, कंडक्टिवली एज वेल एज इंडक्टिवली। दैट्स मीन इंडक्शन प्रभाव के साथ साथ कंडक्शन प्रभाव दोनों से ये पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में डिलीवर करता है। जबकि जितने भी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हैं दे डिलीवर द पावर फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाया इंडक्शन इफेक्ट या इंडक्टिवली ना। बट जो ऑटो ट्रांसफार्मर होगा ये आप देखिएगा, अभी आपको दिखाई देगा, ये इंडक्टिवली के साथ साथ कंडक्टिवली दोनों मीडियम से पावर को डिलीवर करेगा फ्रॉम प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, अभी दिखाई देगा ये। तो दिस वन डेफिनेशन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर है, इट इज़ ए सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। शिव मस्ताना गुड मॉर्निंग, अतुल गुड मॉर्निंग। तो दोनों मीडियम से ये पावर को, जो आपका प्राइमरी साइड का पावर होगा उसको सेकेंडरी साइड में डिलीवर करेगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि हाउ दे डिलीवर्ड द पावर फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी। लेकिन इससे पहले हमें ये भी देखना है कि हाउ टू कन्वर्ट द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू द सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। हम कैसे टू वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू द सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। conversion of two winding transformer
इनटू सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो कैसे हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हम जो भी ट्रांसफार्मर स्टडी किए हैं सब टू वाइंडिंग थे। एंड सपोज करो दिस वन इज़ अ दो वाइंडिंग का आपके पास ट्रांसफार्मर है, ठीक। एंड दिस वन इज़ अ एच वी साइड है, दिस वन इज़ अ एल वी साइड है। हियर इज़ अ E1 EMF रेटिंग, दिस वन इज़ अ E2 इज़ द रेटिंग ऑफ द बाइंडिंग, ठीक है। एंड टू बाइंडिंग है, टू बाइंडिंग में आपने टेस्टिंग किया था, आपने कहा था कि पोलरिटी मस्ट बी मेंशनड। तो ये दो पोलरिटी मेंशनड है, जहाँ पे डॉट बन रहा, दिस वन इज़ अ पॉजिटिव पोलरिटी है, ठीक है। ये मेंशनड है, ये आपके ट्रांसफार्मर में दिखाई देना चाहिए, लिखा हुआ रहता है कि दिस वन इज़ अ पोलरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब देखो ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, इसको हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर बनाने के दो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। वन इज़ अ सब्ट्रैक्टिव नेचर है, एंड सेकंड इज द एडिटिव नेचर है। तो देयर आर टू नेचर्स बेसिकली यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू द सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो देखो ये आपके पास है, पहला आप क्या कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करके आउटपुट ले सकते हो। दैट्स मीन जो आउटपुट होगा दिस वन इज़ अ E1 माइनस E2 हो सकता है। अगर ऐसा आप डिज़ाइन कर रहे हो, दिस वन इज सब्ट्रैक्टिव नेचर है। और अगर आपने एडिटिव नेचर यूज़ किया, दैट्स मीन E1 प्लस E2 हो जाए, ठीक है। तो दोनों आप देख सकते हो, उसके बाद हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं सब्ट्रैक्टिव नेचर के लिए कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा एंड एडिटिव नेचर के लिए कैसे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है सब्ट्रैक्टिव नेचर, दैट्स मीन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर लेके तब जाके हम लोग सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव नेचर का जो सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछिएगा, क्योंकि दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है दैन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। एक एक एडवांटेज भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सबसे पहला हम सब्ट्रैक्टिव नेचर लेके चलना है। तो देखिएगा कैसे हम सब्ट्रैक्टिव नेचर कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप कि जी ये लोअर पार्ट्स है, दिस वन निगेटिव जो टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा, इन दोनों को आप शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट ध्यान से देखते रहिएगा कैसे ये आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा लो। तो जैसे आप देखो वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वोल्ट मीटर होगा ये दोनों टर्मिनल का, सपोज़ करो अगर हम इसको A1 टर्मिनल दे दें, इसको A2 दे दें, दिस वन इज़ अ B1 बोल दें और इसको B2 बोल दें। तो A2 B2 को हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। एंड हमने एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया है बिटवीन द टर्मिनल A1 एंड B1। तो देखो A1 और B1 दोनों की पोलरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो आप जानते हो बैटरी मॉडल या सेल से कि अगर दोनों का पोलरिटी सेम है तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी, दैट्स मीन रिपल्सिव या सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। तो जो वोल्ट मीटर पड़ेगा इन दोनों के डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस को पड़ेगा, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर होगा ये इनके डिफरेंस ऑफ वोल्टेज को पड़ेगा, ठीक।
तो सब्ट्रैक्टिव नेचर को ही हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अब इसको क्या करो कि थोड़ा सा स्प्रेड आउट करिए, इसको फैला लीजिए, अपने आप देखो दिखना शुरू हो जाएगा आपको। ये E1 टर्मिनल था, देखते रहिएगा सब दिखेगा आपको। ये A2 था, ये देखिए दूसरा वाला वाइंडिंग का है पोर्शन। दिस वन इज़ A2 टर्मिनल है और यहीं पे आपने इसको B2 से शॉर्ट कर दिया है एंड दिस वन इज़ आपका B1 हो गया, ठीक, और ये निकल के यहाँ आ गया, ठीक। ध्यान से देखते रहिएगा। A1 A2 के बीच का जो EMF है दिस वन इज E1 है, ये E1 हो गया, ठीक है। B1 और B2 के बीच का जो वोल्टेज है दिस वन इज E2 था, दिस वन E2 हो गया। बट इनके बीच का जो आपका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इनके बीच का जो वोल्टेज होगा दिस वन इज E1 माइनस E2 होगा, ठीक है। दैट्स मीन द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस। इसका मतलब आपने जो यहाँ पे नेचर यूज़ किया है वो सब्ट्रैक्टिव नेचर है। इसको और देखने में बहुत ही सिंपल बनाना है तो आप इसको एक बार फिर से इन्वर्स कर दीजिए और जैसे इन्वर्स करोगे देखो दिस वन इज लाइक दिस वन। एक बार इसको रिवर्ट कर दीजिए, 180 अंश का रिवर्ट कर दीजिए, देखो आपको अब दिखेगा ऑटो ट्रांसफर लाइक दिस वन E1 हो गया, दिस वन इज A2 हो गया, दिस वन इज E1 हो गया, दिस वन इज यहाँ E2 था। लेकिन इस टर्मिनल के बीच में जो आपको वोल्टेज मिलेगा ये मिलेगा आपको E1 माइनस E2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस। देयरफॉर दिस नेचर इज कॉल्ड एज द सब्ट्रैक्टिव नेचर। सब्ट्रैक्टिव नेचर है। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो अभी के अभी यहाँ पूछ सकते हो आप। संजय मौर्य गुड मॉर्निंग, हरीश यादव गुड मॉर्निंग। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहीं पे पूछ लो आप। ये अभी केवल आपको दिखेगा दिस वन सब्ट्रैक्टिव नेचर है। कैसे हमने सब्ट्रैक्टिव नेचर डिज़ाइन किया है, कैसे हमने 2 वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट किया है। किसी को कन्फ्यूज़न हो वो पूछ ले। नो सब्ट्रैक्टिव नेचर जो होगा आपका ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसको एज ए स्टेप अप यूज़ कर सकते हो या स्टेप डाउन यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने सप्लाई A1 A2 टर्मिनल में दिया तो आपको समझ में आ रहा है स्टेप डाउन की तरह यूज़ होगा। अगर आपने सप्लाई दे दिया आपको B1 और B2 की तरफ A1 A2, अगर आपने A1 और B1 में दे दिया तो आपको समझ आ ये आपका जो ट्रांसफार्मर यूज़ होगा एज ए स्टेप अप की तरह यूज़ करेगा, ठीक है। किसी कोई कन्फ्यूज़न हो पूछ लो आप। तो सबसे पहला ये हो गया आपका सब्ट्रैक्टिव नेचर, कैसे आप 2 वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में कन्वर्ट करोगे। आफ्टर दैट हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोग 2 वाइंडिंग को एडिटिव नेचर में यूज़ करेंगे। तो वही ट्रांसफार्मर आपके पास है जहाँ 2 वाइंडिंग्स थे, एक का टर्मिनल में E1 दिया, दूसरे का टर्मिनल A2 हो गया, ये प्राइमरी साइड हो गए, एंड दूसरा आपका हो गया B1 और B2 हो गया। पोलरिटी यहाँ पे मेंशनड है ऑलरेडी, पहले से ही पोलरिटी मेंशनड है। ये E1 वोल्टेज का हो गया रेटिंग का, ये E2 वोल्टेज रेटिंग का हो गया, ठीक। अतुल इलेक्ट्रिकल आपने लिखा E2 माइनस E1 हो जाएगा। सर जी E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 वेट एवर द हायर। आपने HV अगर E1 माना, हमने देखो HV लिखा वहाँ पे, तो वोल्टेज तो HV माइनस LV हो जाएगा, ओके। तो ये अब है आप इसको एडिटिव नेचर का बनाना चाह रहे हो कि ये एडिटिव नेचर में आ जाए। तो एडिटिव नेचर दैट्स मीन इसको हमें ऐड करना, आउटपुट दोनों वोल्टेज का ऐड होकर मिले। तो दिस वन इज पॉजिटिव पोलरिटी है, ये भी पॉजिटिव है, दिस वन है नेगेटिव है, दिस वन है नेगेटिव है, ठीक है।
तो देखो एडिटिव नेचर के लिए आपको क्या करना होगा, A2 को B1 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, A2 सॉर्टेड बाय द B1, ओके। A2 सॉर्टेड बाय द B1, B1 को हमने A2 से सॉर्ट कर दिया। आफ्टर दैट इसको आप स्प्रेड आउट करिए, थोड़ा सा फैलाइए, देखिए आपको दिखना शुरू होगा। पोलैरिटी भी देखते रहिएगा। ये आपका A1 हो गया, ये आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे वोल्टेज E1 है, देखिएगा ये नेगेटिव है, यहाँ पे A2 हो गया। A2 को आपने सॉर्ट किया है B1 से। अब देखो ये आपका हो गया E2 EMF और दिस वन इज अ B2 हो गया, ओके। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछिएगा। ये आपका हो गया A1 माइनस V2, और देखो आप आउटपुट जो ले रहे हो आप ध्यान से देखिएगा, आप V2 से ले रहे हो एंड A1 के बीच में ले रहे हो, आपको दिख रहा होगा। उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए, थोड़ा सा फैला दीजिए। तो A1 एंड B2 देखो नेगेटिव है और A1 पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो देखो अगर आप बैटरी मॉडल बनाओगे आपको दिख रहा होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा A1 और B2 के बीच में, जिसमें E1 प्लस E2 होगा, ठीक है, E1 प्लस E2 होगा, ओके। तो दोनों का वोल्टेज ऐड होके मिला, इसका मतलब ये एडिटिव नेचर है। थोड़ा सा इसको अगर आप अच्छा देखना चाह रहे हो तो इसको फिर से इन्वर्ट कर दीजिए, 180 अंश इसको आप घुमा दीजिए। तो देखिए आपका ऐसे देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रोटेक्शन बस तुम देखो जो थोड़ा नहीं होगा बस, और कुछ नहीं देख सकते। PNC बताओ क्या जाओ। तो यहाँ पे आपका A1 था, यहाँ पे आपका A2 है और B1 है, दोनों हैं, और यहाँ पे आपका V2 है। तो यहाँ जो वोल्टेज मिला वो E1 प्लस E2 मिला, दैट्स मीन एडिटिव नेचर मिला, और यहाँ पे आपका वोल्टेज E1 है, ठीक है। तो देखो ये दिख भी रहा होगा, जब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो गया इसको आप स्टेप अप भी यूज़ कर सकते हो एंड स्टेप डाउन दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आपने A1 B1 में सप्लाई लगाया एंड B2 A1 पे आपने आउटपुट लिया तो ये स्टेप अप की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगर आपने A1 B2 पे आपने इनपुट लिया और A1 B1 पे आपने आउटपुट लिया तो वहाँ पे आपको स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। ओके, विवेक मौर्य, पोलैरिटी सेम नहीं होने पर डेड शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। पैरेलल ऑपरेशन नहीं चल रहा है विवेक मौर्य, ठीक है। यहाँ पे केवल जोड़ के देखा जा रहा है आउटपुट कितना मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ द बाइंडिंग्स, ये देखा जा रहा है। पैरेलल ऑपरेशन नहीं किया जा रहा कि डेड शॉर्ट सर्किट हो जाए। एक ही वोल्टेज है, दोनों जुड़ रहे हैं वहाँ पे, ओके। तो ये था आपके पास दो नेचर थे कि कैसे आप टू वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में बदलोगे। अब आते हैं हम लोग और स्टडी करते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, वाई हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टू वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में। दैट्स मीन इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज रहा होगा, देयरफॉर इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आज पावर ट्रांसफार्मर सबके सब आप देखिएगा आपको ऑटो ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलेगा, सिंगल वाइंडिंग का मिलेगा। तो हम लोग इसकी स्टडी करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है कि अगर हमने टू वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग में बदल दिया तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है। तो और ये भी हमें देखना है कि
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर केवल इंडक्शन इफेक्ट से पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में डिलीवर कर रहा था, लेकिन जो हमारे पास ये ऑटो ट्रांसफार्मर है ये किन किन मोड से, किन किन तरीक़ों से प्राइमरी के पावर को सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर और देखते हैं कि वो कैसे इंडक्टिवली ट्रांसफ़र करेगा, कैसे कंडक्टिवली ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, या जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। सपोज़ करो ये आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर ये स्टेप डाउन टाइप का है। ठीक है, ये प्राइमरी साइड है इसका एंड दिस वन सेकेंडरी साइड है। ठीक, सेकेंडरी साइड से आपका लोड जुड़ेगा एंड प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज रेटिंग है, सपोज करिए दिस वन इज E1 रेटिंग है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। ओके, सेकेंडरी साइड का जो आपका वोल्टेज रेटिंग है वो E2 है एंड नंबर ऑफ टर्न्स इसका N2 है। ठीक, तो दिस वन इज ए टर्मिनल मान लिया एंड दिस वन है B एंड दिस वन है C। तो देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में दिख रहा होगा देयर आर सम पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग कॉमन टू द बोथ साइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड में कॉमन है। जो N2 नंबर ऑफ टर्न्स है दिस वन है कॉमन बोथ साइड, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों साइड में देखिए वो आपको कॉमन दिख रहा होगा। ओके, तो देखिएगा हमें ये यहाँ पे देखना ये है कि जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर है वह किस तरीके से पावर को, जो प्राइमरी साइड के पावर है उसको सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, प्राइमरी साइड के सभी हमने पैरामीटर्स को यूज़ कर लिया। प्राइमरी साइड का जो करंट है वो I1 है एंड सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो I2 है। ठीक है, तो देखो हमें स्टडी करना है कि जो कॉमन वाइंडिंग है BC पोर्सन इज़ द कॉमन पोर्सन, BC पोर्सन इज़ द कॉमन पोर्सन। ये दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों साइड में कॉमन है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द BC पोर्सन। तो देखो ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसका E1 हायर होगा E2 से, बट I1 विल बी द लेसर देन द I2 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है तो B इज़ द नोड, B क्या होगा, एक नोड होगा और नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करें तो KCL कहता है कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट मस्ट बी इक्वल टू द जाने वाली करंट। ठीक है, द इनकमिंग करंट एट नोड मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एट द नोड। ठीक है, तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो इसको अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो देखिए इनकमिंग करंट तो I1 है बट आउटगोइंग करंट I2 है और I1 कम है I2 से, इसका मतलब एक करंट और यहाँ पे ऐड होना चाहिए तभी जाके इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट होगा। ठीक है, और जो करंट नोड की तरफ आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट टूवर्ड्स होगा C to the B एंड मैग्नीट्यूड इज़ गिवन बाय द I2 माइनस I1, क्योंकि I2 इज़ अ हायर देन द I1। ओके, और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो C से B की तरफ होगा और तब जाके आपका जो KCL होगा वो वहाँ पे फॉलो अप होगा कि किसी भी नोड पे द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू द 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस
मस्ट बी इक्वल टू द 0 एट एनी नोड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, करंट सब में दिख गए, तो यहाँ पे जो कॉमन बाइंडिंग होगा, यहाँ पे जो करंट होगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा I2 माइनस I1। ओके, नाउ अब देखो ट्रांसफार्मर है, काउंटर एमएमएफ पे काम करता है, इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। हमें देखना है एमएमएफ ऑफ पोर्शन ए बी। जो ए बी पोर्शन है यहाँ पे हाउ मच इज़ द एमएमएफ, और एमएमएफ दैट्स मीन इज द एनआई। उस पर्टिकुलर कॉइल में हाउ मच इज़ द करंट एंड हाउ मच इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो ए बी पोर्शन का हमें एमएमएफ देखना है, तो ए बी पोर्शन का करंट हो जाएगा I1, दिख रहा है ये, एंड नंबर ऑफ टर्न्स होगा N1 माइनस N2, क्योंकि N1 इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड BC पोर्शन का एमएमएफ BC पोर्शन का नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है N2, तो ए बी पोर्शन का हो जाएगा N1 माइनस N2। ठीक है, तो N1 माइनस N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द ए बी पोर्शन। ए बी पोर्शन, कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उसको पूछिएगा। तो नाउ इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज I1 N1 माइनस I1 N2। एंड ट्रांसफार्मर एक्शन से हम लोगों को पता है, वी नो दैट कि N1 I1 इज इक्वल टू द N2 I2। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2 I2 माइनस I1 N2, और यहाँ पे देखो कॉमन है N2 और हो जाएगा ये I2 माइनस I1। और ध्यान से देखो ये जो N2 I2 माइनस I1 है, दिस वन इज एमएमएफ ऑफ पोर्शन CB। जो CB बाइंडिंग का पोर्शन है उसका एमएमएफ AB पोर्शन के एमएमएफ के बराबर है, दैट्स मीन दे आर काउंटर एमएमएफ टू द ईच अदर। इसका मतलब जो AB पोर्शन है, प्राइमरी साइड का ये पार्ट है, जो AB पोर्शन है ये पावर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में जो ट्रांसफ़र कर रहा विद द हेल्प ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट, क्योंकि काउंटर एमएमएफ अगर जहाँ मिल रहा इसका मतलब वहाँ पे जो इफेक्ट है वो एमएमएफ का इफेक्ट है, और एमएमएफ इफेक्ट दैट्स मीन इज द दिस इफेक्ट इज नोन एज द इंडक्शन इफेक्ट ना। इसका मतलब वो पहला फाइनल हुआ कि जो AB पोर्शन है, AB पोर्शन है ये प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर डिलीवर्ड करेगा वो डिलीवर्ड करेगा इंडक्शन से ना, इंडक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं दैट्स मीन पावर डिलीवर्ड वाया इंडक्टिवली। तो क्लियर हो गया। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर केवल इंडक्शन से ही पावर डिलीवर्ड हो रहा था, लेकिन अभी देखो यहाँ का केवल AB पोर्शन इंडक्टिवली पावर डिलीवर्ड किया है, एंड CB पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये, अभी देखिएगा दिस डिलीवर्ड द पावर वाया कंडक्टिवली, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशंस नहीं है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देयर इज आइसोलेशन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, बट आपका जो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये कहाँ दिखाई दे रहा होगा, बिटवीन द कॉमन पोर्शन जो आपका CB पोर्शन है वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आपको क्लियर हो गया है कि जो AB पोर्शन है वो इंडक्टिवली पावर डिलीवर्ड कर रहा है सेकेंडरी साइड में, तो हमें देखना है कि कितना पावर डिलीवर्ड करेगा। देखना ध्यान से, अब VA रेटिंग ऑफ प्राइमरी जो साइड है ऑटो का, उसका रेटिंग कितना है VA वोल्टेज एंड एम्पियर का। तो दिस वन इज गिवन बाय द E1 इंटू I1। ओके, एंड VA रेटिंग ऑफ AB पोर्शन में व्हाट इज़ द वोल्टेज एंड एम्पियर रेटिंग। तो वहाँ ध्यान से देखो
करंट आपका I1 है, लेकिन वोल्टेज आपका है E1 माइनस E2। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत बताइएगा। तो हमें देखना है कि हाउ मच इज़ द पावर इनपुट का सेकेंडरी साइड में जा रहा वाया इंडक्टिवली। तो लिखते हैं VA रेटिंग वाया इंडक्टिवली या AB पोर्शन। एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं अपॉन टोटल VA रेटिंग। तो दिस वन इज इक्वल टू द हो जाएगा I1 E1 माइनस E2 अपॉन E1 I1 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग फिर से रीअरेंज कर सकते हैं 1 माइनस E2 अपॉन E1। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत पूछिएगा, कहीं भी आपको डाउट हो उसको क्लियर करिएगा, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, E2 इज़ द LV है एंड E1 इज़ द HV है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस K। तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड वाया इंडक्टिवली इज इक्वल टू द 1 माइनस K टाइम्स ऑफ द टोटल VA रेटिंग। जो आपके ट्रांसफार्मर का रेटिंग है उसका 1 माइनस K पोर्शन इंडक्टिवली जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है बहुत और पूछा भी जाता है। संतोष कुमार ने पूछा इंडक्टिवली कैसे होगा। काउंटर MF जहाँ पे होता है वहाँ पे पावर हमेशा इंडक्टिवली होता है। काउंटर MMF इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट। ओके, तो हमने प्रूव किया है, पहले यही प्रूव किया है कि हाउ मच इज़ द पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग इज़ द काउंटर MF। तो AB पोर्शन इज़ काउंटर MF वाई द CB पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है ये इंडक्शन इफेक्ट से पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। तो टोटल पावर का 1 माइनस K पोर्शन इंडक्टिवली जाएगा, तो कंडक्टिवली पावर कितना होगा। सेकेंड इज़ द पावर वाया कंडक्टिवली कितना होगा। तो जितना रेस्ट अमाउंट होगा टोटल का आफ्टर द कंडक्शन से, जैसे कंडक्टिवली जाएगा, दस मीन टोटल रेटिंग माइनस इंडक्टिवली पावर डिलीवर्ड। तो टोटल हो गया आपका E1 I1 माइनस इंडक्टिवली जो पावर जा रहा 1 माइनस K E1 I1 हो जाएगा। अगर प्राइमरी साइड से लिख रहा हो सेकेंडरी में E2 I2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन करें तो हो जाएगा E1 I1 माइनस E1 I1 प्लस K E1 I1, दैट्स मीन फाइनल हो गया फिर से K मल्टीप्लाइड बाई द टोटल VA रेटिंग। तो देखो बहुत ही गजब का ये फॉर्मूला है जो हर जगह पूछा जाता है कि अगर 50 kVA है, 500 MVA है ट्रांसफार्मर का, तो कितना पोर्शन इसका इंडक्टिवली डिलीवर्ड हो रहा, कितना कंडक्टिवली डिलीवर्ड हो रहा, इसका अब हमारे पास आंसर मिल चुका है, ठीक है। कि पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में जो डिलीवर्ड होता है अगर इंडक्टिवली पूछा जा रहा है तो 1 माइनस K परसेंट वाया इंडक्टिवली एंड K परसेंट वाया कंडक्टिवली डिलीवर्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों मोड से पावर डिलीवर करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में। और दो ही मोड है हमारे पास, एक इंडक्शन है दूसरा कंडक्शन है। तो कंडक्शन से भी डिलीवर्ड कर रहा और इंडक्शन से भी डिलीवर्ड कर रहा, ठीक है। एंड हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा कि K इज़ इक्वल टू द ऑलवेज इन द ऑटो ट्रांसफार्मर, K ऑलवेज इक्वल टू द LV अपॉन HV।
लो वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बाइंडिंग अपॉन द हाई वोल्टेज रेटिंग ऑफ द बाइंडिंग। रजत नदनवार, पावर इंडक्टिवली जा रहा है तो आर की वैल्यू आर, दैट्स मीन रेजिस्टेंस। अगर आइसोलेशंस है, बाइंडिंग्स में आइसोलेशन है, तो बिटवीन द बाइंडिंग्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा ना, लेकिन अगर कॉमन बाइंडिंग है तो उसमें तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ओके, तो सबसे पहला ये था कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका कितना पोर्शन इंडक्टिवली पावर डिलीवर्ड हो रहा और कितना उसका कंडक्टिवली पावर डिलीवर्ड हो रहा। तो उसका फार्मूला याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि 1 - k इंडक्टिवली है एंड k कंडक्टिवली है, और k का मान हमेशा याद रखिएगा LV/HV होगा इन द ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, आपने भी उसको रटा हुआ है। सबसे पहला हम लोग कहते हैं सेविंग ऑफ द कॉपर, दैट्स मीन अगर हमने 2 वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर था उसको अगर हम सिंगल वाइंडिंग में बदल दे रहे हैं, सिंगल वाइंडिंग में 1 वाइंडिंग बदल देते हैं, तो हमें अगर सेम रेटिंग चाहिए तो हमें कॉपर निकालना पड़ता है, दैट्स मीन कॉपर की सेविंग होगी। ठीक है, कॉपर की सेविंग होगी, लेकिन अगर हमने कॉपर की सेविंग नहीं निकाला तो 100% अभी देखिए आपके सामने प्रूव होके आएगा कि अगर 100 kVA का था 2 वाइंडिंग, अगर आपने कॉपर नहीं निकाला जितना निकालना चाहिए, अभी फॉर्मूले के साथ मिलेगा, तो अगर उसको अपने सिंगल वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में बदल दिया तो देखना उसकी रेटिंग 400 kVA 500 kVA हो जाएगा। कितना आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, अभी दिखेगा। लेकिन अगर आपने बाइंडिंग से कॉपर निकाल लिया तो आपका वही 100 kVA ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको 2 वाइंडिंग को सिंगल वाइंडिंग बदलना और सेम रेटिंग बदलना है तो आपको कॉपर उसमें से निकालना पड़ेगा ना। तो देयरफॉर ये हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेज में। तो नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जो सिंगल वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर है उनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला आता है सेविंग ऑफ कॉपर। कि जो बाइंडिंग में कॉपर यूज़ हो रहा है उसमें बचत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो ये आपके पास 2 वाइंडिंग है, द करंट रेटिंग I1 है, इसका करंट रेटिंग I2 है, वोल्टेज रेटिंग इसका E1 है और इसका E2 है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में N1 है एंड सेकेंडरी में N2 है। ठीक है, इसी को हमने सिंगल वाइंडिंग में बदल दिया है। और ये आपके पास E1 है और यहाँ से I1 है और यहाँ पे I2 है और यहाँ पे E2 है। ओके, तो कॉपर का जो रेट होता है जिसमें बेसिकली वेट से होता है। जो भी आप बाइंडिंग के लिए कॉपर यूज़ करोगे, कॉपर प्रोक्योर करोगे, परचेज़ करोगे, वेट पे मिलता है, टन में। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि 2 वाइंडिंग में कितना वेट ऑफ कॉपर लग रहा और सिंगल वाइंडिंग में कितना लग रहा, और इसका कंपेयर कर लेंगे। और अगर कंपैरिजन ऑटो 2 वाइंडिंग में और ऑटो में हम डिफरेंस निकालें और 2 वाइंडिंग माइनस ऑटो में जो कॉपर का वेट यूज़ हो रहा है उसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंस लें और वो पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब 2 वाइंडिंग में ज़्यादा यूज़ हो रहा और सिंगल वाइंडिंग में कम यूज़ हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं और उसको करते हैं। तो सबसे पहला हम देखना चाह रहे हैं जैसे वेट बराबर क्या होता है। जो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, वेट बराबर होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, अब तो दोनों तरफ
कॉपर का ही सेम मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो घनत्व तो सेम हो गया, दैट्स मीन दिस वन कॉमन वन है। और अगर ये कॉमन है तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स मीन वेट में केवल हम लोग आयतन को लेते हैं और वो कॉमन है डेंसिटी दोनों साइड में, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो आयतन दैट्स मीन दिस कैन बी अगेन रिटन एज आयतन बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। अब देखो यहाँ पे कॉपर के बाइंडिंग है और बाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज़ किया जाता है वो डिपेंडेंट होता है व्हाट इज़ द करंट रेटिंग। अगर करंट ज़्यादा रेटिंग का है तो बाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर उसका कम है तो वो कम यूज़ करना होगा। इसका मतलब एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट रेटिंग एंड लेंथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ टन्स बढ़ाओगे बाइंडिंग में वैसे वैसे लेंथ ऑफ द कॉपर बढ़ेगा, दस में लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टन्स। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिएगा उसको। ओके, तो आयतन इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, और इसी को हम लोग कह सकते हैं एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टन्स। तो दैट्स मीन हम अगर वेट की बात करें तो हमें केवल और केवल उसकी करंट रेटिंग चाहिए और नंबर ऑफ टन्स चाहिए। तो देखो ध्यान से हम लिख रहे हैं कि टोटल वेट ऑफ टू बाइंडिंग, वेट ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफर इज़ गिवन बाय द, तो प्राइमरी साइड भी नंबर ऑफ टन्स है, सेकेंडरी साइड भी नंबर ऑफ टन्स है, और करंट रेटिंग प्राइमरी साइड का I1 है तो और नंबर ऑफ टन्स N1 है, तो हो जाएगा N1 I1 प्राइमरी का और N2 I2 सेकेंडरी का। दस इन दिस टोटल वेट ऑफ द टू बाइंडिंग, ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग टू बाइंडिंग से अब सिंगल बाइंडिंग की तरफ आते हैं। तो सिंगल बाइंडिंग में आप ध्यान दीजिएगा वेट ऑफ ऑटो, ठीक है। तो ध्यान से देखना टोटल ये N1 था नंबर ऑफ टन्स और ये Na2 है। ध्यान से देखिएगा ये A वर्ड टर्मिनल, ये B टर्मिनल और ये C टर्मिनल था, तो हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द ऑटो का। ध्यान से देखिए दिस वन इज गिवन बाय द N1 माइनस N2 मल्टीप्लाइड बाय द I1, ये हो गया AB पोर्शन का, और BC पोर्शन का अभी आपने निकाला था I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय द N2 होगा, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ टू वाइंडिंग और सिंगल वाइंडिंग या ऑटो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको पूछिए। N1 माइनस N2 मल्टीप्लाइड बाय द I1, ये AB पोर्शन का हो गया, देखो ये AB पोर्शन का हो गया, और ये आपका BC पोर्शन का हो गया। नंबर ऑफ टन्स और वहाँ करंट कितना है उसी का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इनका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन में हमें सेविंग देखना, सेविंग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग फिर से इसको रीराइट करते हैं। तो देखो वेट ऑफ ऑटो अपॉन वेट ऑफ टू वाइंडिंग इज इक्वल टू द हो जाएगा N1 माइनस N2 मल्टीप्लाइड बाय द I1 प्लस I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय द Na2 अपॉन N1 I1 प्लस N2 I2। ओके, और फिर से इसको हम लोग जो ब्रैकेट्स में है इसको ओपन करते हैं, और ये हो जाएगा N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस Na2 I2 माइनस I1 Na2 अपॉन N1 I1 प्लस Na2 I2, ठीक। एंड दिस वन अगेन रीराइट करते हैं इसको हम, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वन माइनस हो गया I1 Na2 और प्लस हो जाएगा ये Na2 I1 अपॉन N1 I1 प्लस Na2 I2।
कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछते रहिएगा। ओके, कोई डाउट हो उसको पूछिएगा। तो देखो ये इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 N2I1 अपान N1I1 प्लस N2I2। ठीक है, एक काम करते हैं, N2I1 का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 1 - 2 और N2I1 का हम लोग डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हो जाएगा ये N1 अपान N2 और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये I2 अपान I1। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है किसी को? तो this one can be written as 1 - 2 अपान, ध्यान से देखिएगा, N1 अपान N2 10 में 1 अपान K और ये भी हो जाएगा I2 अपान I1 1 अपान K 10 में 1 - 2 अपान 2 अपान K और ये हो जाएगा 1 - K, जहाँ K इज़ ऑलवेज याद करिएगा LV अपान HV। इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज रिमेंबर कि K इज़ इक्वल टू द LV अपान HV। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑटो इज इक्वल टू द 1 - K और दिस वन वेट ऑफ 2 वाइंडिंग। अब देखो हमें सेविंग देखना है यहाँ, सेविंग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सेविंग देखना हमें। तो सेविंग अगर देखना है हमें कि व्हाट इज़ द सेविंग, तो दो सेविंग दैट्स मीन बचत हो रहा, सेविंग ऑफ कॉपर, तो दिस वन इज इक्वल टू द वेट ऑफ 2 वाइंडिंग माइनस वेट ऑफ ऑटो। अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब बचत हो रहा, तो दो 2 वाइंडिंग और इसको हम लोग फिर से लिखते हैं तो हो जाएगा ये वेट ऑफ 2 वाइंडिंग वेट ऑफ 2 वाइंडिंग माइनस 1 - K वेट ऑफ 2 वाइंडिंग और हो गया ये इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं W2 + K W2 प्रफुल्ल विश्वकर्मा रिमेंबर द, हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो आपका K बराबर होता है वो LV अपान HV है। LV दैट्स मीन V2 अपान V1 या E2 अपान E1 है। तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग I1 अपान I2 हो जाएगा। ओके, तो W2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स मीन K W2। दो कितना गजब का आपका फॉर्मूला मिल रहा है कि K इज इक्वल टू द LV अपान HV एंड K ऑलवेज इन फ्रैक्शन होगा। K किस में होगा? फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, K हमेशा फ्रैक्शन में होगा और K मैक्सिमम आपका 1 के बराबर होगा और 1 के बराबर तभी हो सकता है जब HV एंड LV दोनों वोल्टेज का मान सेम हो जाए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ऑलवेज इसका मान 1 से कम होगा। हमारे यहाँ तो 1 हो ही नहीं सकता है, नेवर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कि आइसोलेटिंग ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया हो जिसमें N1 इक्वल टू द N2 हो, तभी जाके ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो दिख रहा होगा कि अगर K का मान 0.5 है, इसका मतलब देखिए आपको 50% सेविंग। इफ़ K इज इक्वल टू द 0.5 दैट्स मीन 50% सेविंग। अगर K इज गिवन बाय द 0.6 दैट्स मीन 60% सेविंग। इसका मतलब देखो अब समझ में आ गया, K का मान जितना 1 की तरफ जाएगा उतना ही आपकी सेविंग बढ़नी शुरू हो जाएगी।
सेविंग इंक्रीजेस, सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो भी ट्रांसफार्मर अगर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि हम 220/132 kV का ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हैं और के इसका LV/HV से 132/220, तो ध्यान से देखना 132/220 दैट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का देखिए ध्यान से, तो 132 डिवाइड बाई 220, तो दैट्स मीन 0.6 ही आ रहा है। और अगर ये 0.6 आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब 60% आपको सेविंग करना है, दैट्स मीन 60% आपको वाइंडिंग निकालना है। अगर आपने 60% वाइंडिंग नहीं निकाला तो इसका रेटिंग अब जितना था, अगर 2 वाइंडिंग का था और इसको आपने सिंगल वाइंडिंग में बदला तो इसकी रेटिंग कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 60% सेविंग करना था और 60% सेविंग आपने नहीं किया तो 100% इसकी रेटिंग बढ़ेगी। ओके, तो बहुत ही एडवांटेजियस हो जाएगा ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर अगर इसका के का मान 1 की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको दिख गया कि कॉपर का सेविंग होगा या एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, तो जैसे घर में भी तो एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, तो एल्युमिनियम के भी सेविंग होंगे, एल्युमिनियम भी सेविंग होगा, उसके साथ साथ कॉपर भी सेविंग होगा। अब तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉपर यूज़ करता है पावर ट्रांसफार्मर में, लेकिन अगर आप अपने घरों पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एल्युमिनियम की वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं स्टेबलाइज़र के लिए। तो दोनों जगहों पे सेविंग होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछिए उसको, आगे चलते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट है? नाउ अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर अगर उसको हमने 2 वाइंडिंग से ऑटो में बदला है। तो कंपैरिजन में सबसे पहला आता है रेटिंग। ये एडवांटेज भी बोल सकते हो आप। टू वाइंडिंग के और ऑटो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अभी सबसे पहला हम रेटिंग का कर रहे हैं, कितना रेटिंग बढ़ जाएगा, इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो KVA रेटिंग ऑफ एन ऑटो अपॉन KVA रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले हम लोगों ने इसका पिक बनाया हुआ है ना, तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास ऑटो है, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, अभी 5 से 10 मिनट आप लोग वेट करिए और तब तक जिसके भी जो क्वेश्चन हो आप पुट कर दीजिए, सर आकर एक साथ रिप्लाई करेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और आज मोस्ट प्रोबेबली अभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलेगी एट 10 AM। अगर अभी ये डन होता है, 100% कंफर्म होता है, तो आपको ग्रुप्स में अपडेट दे दी जाएगी और इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होगी। तो आप लोग जैसे ही इसे खोलेंगे आपको सबसे ऊपर ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लो तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाया करेगी अगर कोई भी नई क्लास शेड्यूल होती है तो। और आप मान कर चलिए कि 1 से 2 दिन में आपकी सारी क्लासें रेगुलर चलने लगेगी, इंक्लूडिंग बोथ टेक्निकल क्लासेस एंड मैथ्स। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूज़न हो तो
हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अभी 2 से 3 दिन में आप मान कर चलिए कि आपकी दिन की शुरुआत यानी मॉर्निंग में सबसे पहली जो क्लास होगी वो करंट अफेयर्स की होगी। क्योंकि अभी बहुत सारे नए बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि जेई के एग्ज़ाम में नॉन टेक की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप लोग टेक्निकल पढ़ते हो और सिर्फ उसी के भरोसे रहते हो, और ज़्यादातर ऐसा जो नए बच्चे होते हैं वो करते हैं। तो बेटा मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि अभी वो टाइम नहीं रहा जब यूपीपीसीएल जेई की मेरिट आपकी 100 जाया करती थी, 105 जाया करती थी। ठीक है, अभी मेरिट 150 प्लस जाती है और टेक्निकल के क्वेश्चन ही 150 आते हैं। तो आप 150 में 150 तो सही नहीं करके आओगे, क्योंकि 2-3 तो क्वेश्चन ही गलत आते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर अभी आपको सक्सेस चाहिए तो आप मान के चलिए आपको टेक्निकल के साथ उतना ही ध्यान नॉन टेक पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम जल्द से जल्द मॉर्निंग में सबसे पहली क्लास आपकी करंट अफेयर्स ही करवाएंगे। फिर उसके बाद 2 टेक्निकल क्लास होंगी, जिनमें एक जैसे सर आपकी ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, सेम यही क्लास चलेगी। उसके बाद एक क्लास आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चलेगी, और इवनिंग टाइम में हम ट्राई कर रहे हैं कि सारा नॉन टेक शेड्यूल कर दें। ठीक है, तो बट ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो जब तक हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं होंगे हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी फैकल्टी लाइफ रिस्क लेकर यहाँ पर आएगी पढ़ाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आपके सर भी आ गए, तो अब तब तक आगे का कंटिन्यू करिए। हेलो, हाँ तो आगे हम लोग चलते हैं। रेटिंग से बात हो रही थी कि हम रेटिंग देखना चाह रहे थे कि अगर 2 वाइंडिंग है या सिंगल वाइंडिंग है तो इसमें रेटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, कंपैरिजन कर रहे थे। ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपका टोटल प्राइमरी रेटिंग E1 हो गया, ये आपका करंट प्राइमरी I1 हो गया, करंट का यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे E2 हो गया। ठीक है, तो KVA रेटिंग ध्यान से देखना, ऑटो का हो जाएगा E1, प्राइमरी साइड का ही लेके चलते हैं, E1 और I1 हो गया। बट अगर ये 2 वाइंडिंग है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये प्राइमरी हो जाएगा और नीचे वाला जो पोर्शन होगा ये उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। तो अगर हम उधर का लेके चल रहे हैं तो हो जाएगा E1 माइनस E2 मल्टीप्लाइड बाई द I1। ओके, और इसको अगर हम फिर से रीअरेंज करें ये हो जाएगा E1 अपान E1 माइनस E2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑटो है तो इसका प्राइमरी E1 I1 होगा, लेकिन अगर ये 2 बाइंडिंग है तो ऊपर वाला पोर्शन एक बाइंडिंग का था, नीचे वाला दूसरा था। हम ही इन्हीं दोनों बाइंडिंग को जोड़ के ऑटो बनाए थे। ओके, तो जो 2 बाइंडिंग का है अनुराग कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स मोहित सर पढ़ाएंगे आ रहे हैं वो। तो आपका जो KVA रेटिंग ऑफ ऑटो इक्वल टू, देखो ध्यान से देखते रहना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस K। तो दिस वन इज इक्वल टू द 1/1 माइनस K। दिस वन इज अ KVA ऑफ 2 वाइंडिंग। ध्यान से देखना, बहुत गजब का चीज़ आएगा। अगर K आपका देखो ध्यान से 0.5 ही हो और आपने बाइंडिंग्स का जो सेविंग था उसको आपने नहीं निकाला तो रेटिंग दो कितना बढ़ जाएगा अपने आप देखिएगा, 1/1 माइनस 0.5, 10 वन इज़ 1/0.5 और 10 वन इज़ 2, मतलब 2 टाइम्स। अगर K बराबर 0.5 है और आपको सेविंग करना चाहिए था, 50% निकालना चाहिए था और आपने 50% नहीं निकाला तो जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा उसकी रेटिंग आपके 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर की रेटिंग का 2 गुना हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको अगर सेम रेटिंग डिज़ाइन करना है तो कॉपर की सेविंग करनी पड़ेगी। अगर आपने सेविंग नहीं किया तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर K बराबर 0.5 है, लेकिन K का मान अगर 0.6 है तो और बढ़ जाएगा, 0.7 है तो और बढ़ जाएगा। तो ये आप बहुत केयर करिएगा, रेटिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके,
सेकंड आते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो रेटिंग बढ़ जाएगा। आज के बाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो रेटिंग बढ़ जाएगा अगर आपने कॉपर की सेविंग नहीं की है तो। दूसरा आ जाइए, लॉसेस, कॉपर लॉसेस, इसका कंपेयर करना है। तो 100% आपको समझ आ रहा है, जहाँ पे लॉसेस कम होगी उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी आप देखिएगा कॉपर लॉसेस ऑटो में कम हो जाएगा और ऑटो में कॉपर लॉसेस कम हो गया, 100% इसकी एफिशिएंसी भी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो पावर सेक्टर में जो लॉसेस होता है इसको हम लोग हमेशा पीयू में दिखाते हैं, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो कॉपर लॉस का हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो लिखते हैं पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉसेस इन ऑटो अपॉन पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस इन टू वाइंडिंग इज इक्वल टू द, ध्यान से देखते रहिएगा, इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि पर यूनिट में अगर हम लॉस लिख रहे हैं तो पर यूनिट मतलब आपको याद होना चाहिए एक्चुअल अपॉन बेस। तो हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ फुल लोड कॉपर लॉस अपॉन रेटिंग ऑफ ऑटो मल्टीप्लाइड बाई द हो जाएगा रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। ध्यान से देखिएगा, तो अगर आपने वाइंडिंग उतना ही यूज़ किया है तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अपॉन रेटिंग ऑफ ऑटो तो दिस वन कैन बी रिटन एज 1 माइनस के। तो देखो अपने आप समझ में आ रहा होगा, अगर के का मान k इज इक्वल टू द 0.5 है, अपने आप देखिए 50% लॉसेस कम हो जाएंगे। क्यों लॉसेस कम हो गया, इसका यही रीज़न है क्योंकि आपने कॉपर को बचा लिया, नंबर ऑफ टन्स कम कर लिया, कॉपर का लेंथ कम हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपको पता है कि आपने सेविंग किया है और सेविंग किया है तो लॉसेस कम हो गया, लॉसेस कम हो गया तो इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर ना। तो इफ़िशियंसी भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आपने नंबर ऑफ टन्स निकाल लिया। ठीक है, तो लॉसेस भी कम हो गया तो ऑब्वियसली है एफिशिएंसी भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरे में हम लोग आते हैं, तीसरा कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज इम्पीडेंस। अभी तो इसको भी प्रूव करेंगे, परसेंटेज इम्पीडेंस भी ऑटो का कम रहेगा या परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो आपको ये भी आ जाएगा आउटपुट में कि दिखेगा कि इसका परसेंटेज इम्पीडेंस कम होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो पर यूनिट जानते हो, सब कुछ पर यूनिट में ही लिखा जाता है। पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ एन ऑटो अपॉन पर यूनिट impedance drop of two winding, this one equal to the per unit है तो actual upon base होगा, तो हो जाएगा I1 Z1 अपॉन E1 और टू वाइंडिंग में हो जाएगा I1 Z1 अपॉन E1 माइनस E2। एक्चुअल ड्रॉप अपॉन रेटेड वोल्टेज, तो आई जेड आपका ड्रॉप होता है वोल्टेज का
और E1 इज़ द रेटेड वोल्टेज है, तो पर यूनिट बराबर होता है एक्चुअल अपॉन बेस या रेटेड। तो इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं E1 माइनस E2 अपॉन E1 दैट्स मीन 1 माइनस के। तो देखो फिर से दिख गया होगा कि परसेंटेज इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा, ठीक। दिस वन इज एडवांटेजेस। फोर्थ, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन दिस वन प्रोपोर्शनल टू द होता है परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप। तो जैसा परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा वैसे रेगुलेशन भी होगा। तो ये भी हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले से सीधे फॉर्मूले को यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो अपॉन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग सेम एज परसेंटेज इम्पीडेंस, ये भी हो जाएगा 1 माइनस के। तो ये भी याद रखिएगा, रेगुलेशन अच्छा होगा दैट्स मीन ज़्यादा लोड के वेरिएशन से आपका वोल्टेज ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, और ये आपके लिए एडवांटेज है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए बहुत एडवांटेज है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए, आपके घर पे भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं, एंड दिस वन इज है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी। SCC जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, SCC इज प्रोपोर्शनल टू द होता 1 अपॉन ZPU। तो ZPU का रिवर्स करते हैं, अभी ZPU दैट्स मीन परसेंटेज इम्पीडेंस इसको बोला गया है। तो SCC ऑफ ऑटो अपॉन SCC ऑफ टू वाइंडिंग इज गिवन बाय द हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस के, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस के हो जाएगा। यही एक डिसएडवांटेज आपको मिल रहा है कि शॉर्ट सर्किट करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा और शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एक इसका ड्रॉबैक मिलेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, शॉर्ट सर्किट इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। तो ये सब एडवांटेज है ऑटो ट्रांसफार्मर के, और कंपैरिजन भी हमने कर लिया है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज अभी आपको मैंने दिखाया, डिसएडवांटेज सबसे पहला आएगा शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होगा, इंक्रीजेस। सेकंड आपके पास है रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, रिस्क फैक्टर, ठीक है। ध्यान से देखना, रिस्क फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका E1 है वोल्टेज, ये E2 है, ये आपका HV साइड है, ये आपका LV साइड है। अगर कॉमन वाइंडिंग में कभी भी ओपन हो गया सर्किट तो देखो LV साइड में आपको HV का आपको मिल जाएगा वोल्टेज, और ये रिस्क है, क्योंकि आप जो भी डिज़ाइन करते हो रिस्क फैक्टर इज़ गिवन बाय द HV अपॉन LV। दैट्स मीन अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स मीन 132/33 का है तो 4 रिस्क है, और रिस्क आप जानते हो बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता है। जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम आप 2 से 3 के बीच में यूज़ करते हैं रिस्क फैक्टर, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हो। तो 132/33 को आप कभी भी ऑटो नहीं बनाओगे, क्योंकि यहाँ रिस्क फैक्टर 4 है। अगर देखो आपके घर के सामने बात किया जाए, और क्योंकि इंसुलेशन रिस्क फैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, देयरफॉर आप कभी भी इसका यूज़ नहीं करोगे। दूसरा देखो आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें आपके घर के सामने 11 kV ऑब्लिक 415 वोल्ट है, तो देखो यहाँ भी रिस्क फैक्टर बहुत अधिक है। इसका मतलब यहाँ भी आप ऑटो मत बनाइएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ भी डिज़ाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि टू मच रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आप ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं बनाओगे, ठीक है।
तो यही यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, और अगर कॉमन बाइंडिंग ओपन हो गया तो एलईवी साइड में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ जाएगा। ओके, और इकोनॉमी ये बहुत ज़्यादा तब देगा जब ये के टेंस टुवर्ड्स द यूनिटी। ठीक, तो फिर पूछा जाता है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन या यूजेस। तो एप्लीकेशन या यूजेस हमने बार बार बात ही कर रहे थे। सबसे पहला आता है एज ए स्टेबलाइज़र के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एज ए बूस्टर भी यूज़ किया जाता है, रेलवे भी यूज़ करता है एज ए बूस्टर। ठीक है, स्मॉल वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा इंटरकनेक्शन पावर सब स्टेशंस को, पावर सिस्टम को, पावर सिस्टम के डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग को यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन। लिखा रहता है आईसीटी, आप जाएंगे बड़े बड़े पावर हाउसों में आईसीटी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, जहाँ जहाँ पे रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर रेगुलेटिंग वोल्टेज चाहिए, जैसे इंडक्शन मोटर में चाहिए। ओके, इंडक्शन मोटर को चाहिए तो वहाँ भी आप देखोगे ये आपको मिलेगा, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएक भी बोलते हैं। आप देखिएगा आपको वेरिएक, कोई कहेगा वेरिएक, वेरिएबल एसी। ठीक है, तो इन सब जगहों पे आपको मिलेगा। फर्नेस के लिए भी आप देखिएगा आप यूज़ करोगे ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये सब इनके एप्लीकेशन है। एंड चौथा आपके पास है हाउस होल्ड वोल्टेज स्टेबलाइज़र। यहाँ पे आप देखोगे वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए भी आप यूज़ करते हो अपने घरों में। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, तो फिर हम लोग आज ऑटो ट्रांसफार्मर का ख़त्म हो गया, तो ऑटो ट्रांसफार्मर फिनिश हो गया है। हम लोग अब इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आज अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलेगी। ठीक, तो वेट करिए, हम लोग 10 बजे से इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास चालू करेंगे। तब तक आप फ्रेश हो लीजिए, नाश्ते कर लीजिए घर पे। ठीक, थैंक यू।